सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमन, सादर नमन। आपका स्वागत है गायत्री प्रज्ञापीठ अल्मोड़ा के इस यूट्यूब चैनल में। शिक्षा ही नहीं विद्या पर भी संजीवनी विद्या भी, इस बात पर चर्चा चल रही थी पिछले वीडियो में हमारी, और उसमें हमने प्रैक्टिकल वाले पक्ष पर थोड़ा चर्चा की थी। और प्रैक्टिकल वाले पक्ष के अंत में हमने प्रैक्टिकल वाले पक्ष में 9 गुणों के बारे में चर्चा की थी और बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 13 गुणों के अभ्यास की बात हुई थी। तो हम यहाँ पर 9 गुण जो हैं विशेष रूप से जो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो कि गायत्री के सिद्ध साधक रहे हैं, इस युग के विश्वामित्र जिनको कहा जाता है, जिन्होंने हिमालय में जाकर के भी तपस्या की थी और साथ में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था और 24 साल तक जौ की रोटी खा करके छाछ पी करके बिना नमक चीनी के, जिन्होंने 15 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक लगभग 24 साल की गायत्री महामंत्र की कठिन साधना, जप और तप, साथ में हिमालय की कंदराओं में भी जप और तप किया था, साधना की थी। चारों वेदों का भाष्य भी जिन्होंने किया है, जिन्हें वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भी इन गुणों के बारे में बताया, उन्होंने अन्य गुणों के बारे में बताया है, लेकिन जो गुणों की चर्चा उन्होंने अपने साहित्य में की है, 3000 से ऊपर पुस्तकें उन्होंने युग निर्माण के लिए लिखी, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के लिए, मनुष्य में देवत्व के उदय के लिए। तो उनमें ये जो 9 गुण हमने विशेष रूप से लिए हैं, जो कि बहुत आवश्यक हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये नैतिक क्रांति जो है, इसमें थ्योरी 20% ही है, 80% या 90% भी कह सकते हैं, 90% के करीब इसमें प्रैक्टिकल पार्ट ही है, नैतिक क्रांति वाला जो पक्ष है। क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो हमारा विचार क्रांति में पूरा हो जाता है, जो 10% के करीब होता है। बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। खास किताबों को, खास पुस्तकें होती हैं, जैसे भगवद गीता है, विवेकानंद साहित्य है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का साहित्य है, जो उच्च कोटि के नैतिक क्रांति जिन्होंने अपने जीवन में घटित की थी और अपने आचरण में विकसित किया था। तो ऐसे जिनके जीवन में खुद नैतिक क्रांति हुई हो, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का थोड़ा स्वाध्याय किया जाए और उनका एक ज्ञान मंदिर बना लिया जाए अपने घर में, एक छोटी सी एक अलमारी में, और उनका नियमित स्वाध्याय का क्रम बनाया जाए, तो वो थ्योरेटिकल पक्ष पूरा हो जाता है। और उसमें मनन चिंतन भी किया जाए स्वाध्याय के साथ। जैसे हम 15 मिनट पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट 10 मिनट उस पर थोड़ा चिंतन मनन भी किया जाए कि हमने क्या पढ़ा है और इसको कैसे नैतिक क्रांति में बदला जा सकता है। विचारों को बदलना है, लेकिन साथ में उसको आचरण में भी प्रस्तुत करना है। तो आचरण की क्रांति को ही नैतिक क्रांति कहा जाता है। उसका जो प्रैक्टिकल पक्ष है, मतलब प्रैक्टिकल नैतिक शिक्षा में जो हमने 9 गुण बताए थे, पहला साहस, दूसरा श्रमशीलता, तीसरा अनुशासन, सुव्यवस्था भी कह सकते हैं, अनुशासन सुव्यवस्था का अभ्यास, चौथा मितव्ययता, संयम, सादगी, ये एक ही चीज़ें एक ही कैटेगरी में रखे हमने। 5वां जो है शालीनता, छठा सहकारिता, 7वां स्वतंत्र व दूरदर्शी विचारशीलता, विवेकशीलता व निर्णय क्षमता, और 8वां समाज निष्ठा, देशभक्ति, नागरिकता के भाव को सुदृढ़ करना, और 9वां जो है प्रकृति व पर्यावरण से असीम प्रेम और उसमें कार्य करना, उस पर्यावरण की क्रांति में, और उसमें उसको शुद्ध रखना, पवित्र रखना। प्रैक्टिकल पक्ष में पहला गुण साहस का है। जब दैवी संपत्ति की बात होती है भगवत गीता के अंतर्गत, जो कि एक आचार संहिता है इस कलयुग के लिए, एक तरीके से भगवान कृष्ण की वाणी है, अर्जुन के मोह को खत्म करने के लिए, उसके संशय को दूर करने के लिए और उसको कर्तव्य में लगाने के लिए जो है, जो भगवान कृष्ण की वाणी 18 अध्यायों में भगवद गीता है, जिसका भाष्य पूरे देश और विश्व के महापुरुषों ने किया है। तो वो उसमें जो दैवी संपत्ति वाला जो चैप्टर रिलेशन है, उसमें जो दैवी संपत्ति में लगभग 26 गुणों की चर्चा हुई है, और उसमें पहला गुण जो आता है वो आता है साहस। जो साहसी नहीं है, जो हिम्मत वाला नहीं है, जो बहादुर नहीं है, वो क्या होता है, वो भ्रष्ट होता है। वही लोग भ्रष्ट होते हैं, वही लोग असभ्य होते हैं, वही लोग अशिष्ट होते हैं, वही लोग कर्तव्य विहीन होते हैं, वही लोग बेईमान होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। वही लोग श्रम से जी चुराते हैं। तो पहला गुण, अन्य गुणों का फादर कह सकते हैं, इसको मदर कह सकते हैं, साहस जो है, करेज जो है। इस गुण के बिना अन्य गुण जीवित रहते ही नहीं हैं, विकसित ही नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है।
ये गुण जो है पहला गुण जो विकसित किया जाना चाहिए वो साहस है। साहस जो है छोटे छोटे कठिन कार्यों को लगातार करने से, कठिन परिस्थितियों को फेस करने से ये साहस का गुण मनुष्य के अंदर विकसित होता है। और जब आदमी बुराइयों से, कुरीतियों से लड़ता है और वो करता है, उन पर विजय प्राप्त करता है, उससे साहस का विकास होता है और कठिनाइयों का सामना करता है। कोई काम कठिन है तो उसका सामना करता है, उसको फेस करता है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कोई कठिन विषय है तो उसको फेस करता है, उसको और अधिक पढ़ता है, तो इससे साहस का विकास होता है। साहस और आत्मविश्वास पर्यायवाची हैं, बिना साहस के आत्मविश्वास संभव नहीं। दूसरा गुण आता है श्रमशीलता का। अब जो साहसी होगा तो वो जो है मेहनत से जी नहीं चुराएगा, श्रमशील होगा, उसके अंदर लगन होगी, लगातार मेहनत करने का गुण होगा, श्रमशील होगा। जो श्रमशील होगा वो ईमानदार भी होगा, क्योंकि वो स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी होता है और अपने श्रम का ही खाता है। तो एक जैसे गीत आता है, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। तो इस तरह से एक गीत आता है तो उसमें जो है नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे, अर्थात वो बेईमान नहीं होता। श्रमशील व्यक्ति स्वाभिमानी होता है और वो ईमानदारी का ही खाता है। तो दूसरा गुण है श्रमशीलता का। और श्रम एव जयते, श्रम एव जयते, श्रम ही है श्री राम हमारा। जैसे बाबा आमटे जी का आश्रम है बरोरा में, चंद्रपुर जिले में, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर जगह जगह दीवारों पर लिखा हुआ है श्रम ही है श्री राम हमारा। वहाँ पर हम गए थे सन 2007 में। तो श्रमशीलता का दूसरा गुण जो है साहस और श्रमशीलता, ये दो गुण आ गए तो फिर समझ लीजिए कि हर व्यक्ति जो है इस देश का हर नागरिक लव कुश बन जाएगा, ध्रुव प्रहलाद बन जाएगा, भगत सिंह बन जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई बनने के पथ पर आगे बढ़ने लगा। ये दो गुण अनिवार्य हैं, साहस और श्रमशीलता के बिना आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है। तीसरा आ जाता है अब इस श्रम को अनुशासित भी करना है, इस साहस को अनुशासित भी करना है। तो अनुशासन वाली जो प्रक्रिया है, अनुशासन में हमको, अनुशासन की शुरुआत होती है लक्ष्य का निर्धारण करना और एक दिशा तय करना, अपने जीवन की दिशा तय करना, और फिर क्रियात्मक सुव्यवस्था। क्रियात्मक सुव्यवस्था में जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं अपनी चीज़ें जगह पर रखो, और अपना कार्य करने का जो सुव्यवस्थित एक तरीका, एक प्लानिंग के तहत, एक प्लान्ड तरीके से, योजना के तहत। लेकिन योजना तो बाद में बनेगी, पहले लक्ष्य होना चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए, तब उसी दिशा में एक योजना बनेगी और फिर उस पर कार्य होता है। क्रियात्मक सुव्यवस्था, एक अनुशासन, डिसिप्लिन हर चीज़ में, बोलने में, उसमें। फिर चौथा गुण हमारा आता है इसमें मितव्ययता। मितव्ययता में अर्थात दुरुपयोग नहीं करना। धन साधन है, धन साधनों का सदुपयोग करना, सही जगह पर उसको लगाना, ये नहीं कि कहीं भी खर्च कर दिया। समय का सदुपयोग करना, समय का ठीक उपयोग करना, समय संयम भी कह सकते हैं इसको, कंट्रोल समय मतलब नियंत्रण, समय के उपयोग पर नियंत्रण, धन के उपयोग पर नियंत्रण, शक्ति है, इसको इंद्रिय संयम भी कह सकते हैं हम। खाना पीना, रहना सहना, शक्ति अर्जित करना और शक्ति को सही जगह पर कर्तव्यों में, लक्ष्यों में ही नियोजित करना। तो ये मितव्ययता के अंतर्गत आता है। मितव्ययता का मतलब फालतू खर्च बिल्कुल नहीं करना है। और पांचवा गुण आता है शालीनता का। शालीनता के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। शालीन व्यक्ति बोलते हैं, शालीन व्यवहार वाले व्यक्ति, शालीनतापूर्ण व्यवहार। तो शालीनता में शिष्टाचार भी आ जाता है, अन्य चीज़ें भी आ जाती हैं, और पूर्णतया अच्छे से विनम्रता भी आ जाता है। जैसे भगवान राम के अंदर जो शालीनता थी, किस प्रकार से वो बड़ों से व्यवहार करते थे, छोटों से व्यवहार करते थे, जब उतार चढ़ाव होते थे फिर भी अपनी शालीनता को खोते नहीं थे, और कोई उनका नुकसान भी कर दे, व्यक्तिगत नुकसान भी कर देता था तो भी वो उसको क्षमा कर देते थे आदि। ये बहुत सारे गुण, मधुरता, व्यवहार में मधुरता, वाणी में मधुरता, ये सब शालीनता के अंतर्गत आ जाते हैं। शालीन और सभ्य ऐसे दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग भी कर लेते हैं। सभ्य मनुष्य, शालीन मनुष्य, ऐसे करके। छठा गुण आता है सहकारिता का, टीम वर्क जिसको कह सकते हैं। मनुष्य एक कर नहीं रह जाएगा कि अकेले अकेले काम कर रहा है। परिवार में भी तो अकेले अपने ही स्वार्थ में लगा हुआ है, अपने ही धंधों में लगा हुआ है, अन्य लोगों को सहयोग करता नहीं है, अन्य लोगों के साथ मिल करके कार्य नहीं कर सकता, टीम वर्क नहीं कर सकता। विद्यालय में हो या घर में हो या चाहे कहीं अपने ऑफिस में हो या अन्यत्र हो, सहकारिता की आवश्यकता होती है। चाहे खेल में हो, चार जगह सहकारिता की एक, उसके लिए एक टीम स्पिरिट भी चाहिए, सहकारिता की एक भावना भी चाहिए। सहकारिता और सेवा की भावना, सहकारिता और सेवा, ये छठा गुण है। सातवां गुण है
जो विकसित किया करना होता है नैतिक क्रांति के अंतर्गत, जिसका अभ्यास करना होता है, खाली उसका लिस्ट नहीं पढ़नी है, उसका प्रैक्टिकल की व्यवस्था बनानी होती है। कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, क्या करेंगे, स्कूल में कैसे करेंगे, घर में कैसे करेंगे, और व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से कैसे कर सकेंगे, इनका कहाँ अभ्यास होगा, कैसे अभ्यास होगा। 7वां है स्वतंत्र व दूरदर्शी विचारशीलता। तो इसका थ्योरेटिकल पक्ष तो विचार क्रांति वाले में हो जाता है, लेकिन उसका उपयोग भी करना है सुबह से शाम तक के जीवन में। जब हम सामाजिक जीवन में नाना प्रकार की चीज़ों से, रीति रिवाजें, अन्य चीज़ें हैं, है ना, परंपराओं के स्थान पर विवेक को महत्व देंगे और दूरगामी परिणामों को देखते हुए कार्यों को करेंगे, कार्यों को हाथ में लेंगे, उनका चुनाव करेंगे। स्वतंत्र व दूरदर्शी विचारशीलता व निर्णय क्षमता, इसका विकास करना जरूरी है। ये स्वतंत्र विचारधारा न होने से क्या होता है, आदमी आडंबरों में फंस जाता है, अंधविश्वासों में फंस जाता है और दुनिया भर का फिर वो देश से गद्दारी करता है, देश और समाज के विरुद्ध कार्यों में लग जाता है। और एक प्रकार का स्वतंत्र विचारशीलता का मतलब ये भी होता है कि कॉमन सेंस का प्रयोग किया जाए और वैज्ञानिक बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए, वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल किया जाए अपने सुबह से शाम तक के जीवन में, अपने दिनचर्या में, अपनी जीवनचर्या में। 8वां गुण आता है समाज निष्ठा का, और देशभक्ति भी कह सकते हैं, नागरिकता भी का गुण भी कह सकते हैं। समाज निष्ठा, अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीना है, समाज को मजबूत करने के लिए जीना है, व्यक्ति को अमीर नहीं समाज को अमीर बनाने के लिए कार्य करना है। भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये लोग थे, इनके अंदर समाज निष्ठा थी, देशभक्ति थी, तब जाकर के इन्होंने जो है अपने को ईंट माना, अपने को भवन नहीं माना। लोग तो अपने को भवन मान लेते हैं, अपने परिवार को ही भवन मान लेते हैं। अरे भैया, हम भवन नहीं हैं, हम तो ईंट हैं, हमारा परिवार तो ईंट है। जो भवन है वो तो समाज है, वो तो देश है, वो तो सामाजिक व्यवस्था है। तो दो ईंट अपने को किस लिए मजबूत बनाती है, ताकि भवन को मजबूत बनाया जाए, इसलिए तो वो तो इसलिए समाज निष्ठा कि समाज के हित में हमारा हित है, समाज के हित में ही हमारे हित है, हम समाज के अंग अवयव हैं, हम समाज रूपी भवन के एक ईंट हैं और हमने ईंट को तो मजबूत बनाना है, लेकिन उस ईंट को कहाँ लगाना है, समाज को मजबूत बनाने में है। और लोग जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं, दूसरी चीज़ करते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। अरे भाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक सिस्टम को मजबूत करने में हमको लगना है, क्योंकि उसमें तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी वो उसी का तो लाभ लेंगी। उसी को हम नष्ट भ्रष्ट कर देंगे तो फिर वो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचा करके रखेंगे हम, क्या कहेंगे वो लोग हमसे। 9वां गुण है प्रकृति व पर्यावरण से असीम प्रेम। अब लोग अभी दिवाली में आतिशबाजी कर रहे थे, देखिए कितना धुआं फैला, अभी भी उसका असर पड़ रहा है। देखिए नवंबर का महीना आ गया और उधर दीपावली हुए बहुत समय हो गया और उसमें जो है प्रदूषण फैलाते हैं, अन्य प्रकार से भी प्रदूषण हो रहा है और गंदगी, जगह जगह गंदगी फैलाते हैं, वृक्ष काटते हैं, अन्य चीज़ें करते हैं, है ना, तब उसके जो है बहुत बड़े नुकसान होते हैं। एक पृथ्वी तो कुल है जीवन जीने लायक, और उसको भी हम जो है गंदा मंदा करते रहते हैं। और वृक्ष ही जो है शिव के समान हमको जहर पीता रहता है, ऑक्सीजन देता रहता है। वृक्ष नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, नहीं, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर मान के चलिए ऑक्सीजन सिलेंडर तो ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन बाद, वो वृक्ष तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक ऑक्सीजन देता रहेगा। तो प्रकृति और पर्यावरण, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज थे, वो प्रकृति और पर्यावरण के प्रेमी थे। फिर जो है सामाजिक स्तर पर हम इन कार्यों को करने के लिए, इस प्रकार की नैतिक शिक्षा के दोनों पक्षों को देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाल संस्कारशालाएँ खोल सकते हैं, किशोर संस्कारशालाएँ, गांव-गांव में, मोहल्ले में बाल संस्कारशालाएँ, कक्षा 8 तक के बच्चों की, उससे ऊपर के बच्चों की किशोर संस्कारशालाएँ, पुस्तकालय हो गए नैतिक विद्या के, नैतिक शिक्षा के, पर्व त्योहारों का परिष्कृत रूप, उसमें से कुरीतियों को हटाया जाए, नशा और कुरीति उन्मूलन अभियान चलाया जाए और साधना सेवा की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ सामाजिक स्तर पर चला सकते हैं। जो प्रबुद्ध हैं, जो देश और समाज का हित चाहते हैं, देशभक्त हैं, वो लोग इन एक्टिविटीज़ को अपने संविधान और अंशदान के द्वारा चलाएं, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति संवर्धन की गतिविधियों को चलाएं। और समाज अब इसके लिए जो हमारी नैतिक विद्या चलेगी, जीवन में विकसित करेंगे, उसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पक्ष, उसका कुछ समीक्षा भी होनी चाहिए। तो समीक्षा व सुधार के 4 सोपान हैं। पहला आत्म समीक्षा, जिसमें हम आत्म समीक्षा करते हैं, हम अपनी बुराइयों और अच्छाइयों का मूल्यांकन करते हैं। और फिर दूसरे स्टेप आता है आत्म सुधार का, बुराइयों और कुरीतियों पर विजय प्राप्त करना, नियंत्रण स्थापित करना, व्यक्तिगत बुराई, सामाजिक कुरीतियाँ और पारिवारिक कुरीतियाँ, इन सब पर नियंत्रण स्थापित करना, ताकि पवित्र और
पवित्र वातावरण बनाया जा सके, पवित्र जीवन को स्थापित किया जा सके। तीसरा, आत्मनिर्माण में तो गुणों का ही अभ्यास होता है। जैसे अभी 9 गुणों की लिस्ट दी गई, और भी कोई गुण आवश्यक हो, 9 गुण आ जाएँ ज़िंदगी में तो फिर अन्य गुणों के बारे में सोचा जा सकता है, बल्कि उन गुणों को विकसित करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आदमी की जो 9 गुण विकसित कर सकता है तो 10वां भी कर सकता है। आत्मविस्तार में समाज निष्ठा, सेवा, सहकारिता में संविधान अंशदान के द्वारा अपना विस्तार करना, अपने आप को एक व्यक्ति तक सीमित न मानना, बल्कि पूरा एक देश का सदस्य मान करके ये समाज ही मैं हूँ, मैं भारत माता हूँ। जैसे स्वामी रामतीर्थ कहते थे, मैं भारत माता हूँ, तो भारत के लिए जो काम करेगा तो भारत माता ही है। भगत सिंह भारत माता ही है, विवेकानंद भारत माता ही हैं, सुभाष चंद्र बोस भारत माता ही हैं, है ना। वो जो पूरे देश और पूरे समाज और पूरे विश्व के लिए जो लोग कार्य करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, तो वो एक व्यक्ति तक सीमित व्यक्ति नहीं होते हैं। उनकी चेतना, उनकी आत्मीयता, उनका अपनापन जो है अपने तक सीमित नहीं रहता है। तो ये आत्मविस्तार का गुण बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो आत्मसमीक्षा, आत्मविस्तार, आत्मनिर्माण और आत्मविस्तार के ये 4 सोपान इसमें होते हैं नैतिक शिक्षा के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पक्ष को संपूर्ण करने के लिए। इसके माध्यम से मित्रों एक नई सभ्यता का निर्माण होगा, मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय होगा, और ये जीवन विद्या, संजीवनी विद्या जो है मनुष्य को पुनर्जीवित करेगी, मूर्छा से जागृत करेगी, ऐसा कहा जा सकता है। और जो है एक अच्छे मनुष्य का निर्माण अपने, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह पर कहा कि अपने आप को अच्छा मनुष्य बनाने का प्रयास करो, और अगर इस कार्य में सफलता मिल गई तो हर कार्य में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। और लेकिन अपने को अच्छा मनुष्य कैसे बनाया जाए, वो शिक्षा के द्वारा नहीं बना पाएंगे, तो उसके लिए तो जीवन विद्या की आवश्यकता होगी। और जो लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं वो लोग शिक्षा ही नहीं विद्या भी इस वाङ्मय को पढ़ सकते हैं, उससे और अधिक अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है। ये तो हमने एक संकेत मात्र किया है कि नैतिक शिक्षा जो एक अच्छे मनुष्य के निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। एक सभ्य मनुष्य, सुसंस्कारवान मनुष्य, चरित्रवान मनुष्य के निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा अपरिहार्य और अनिवार्य है। इसके बिना समस्याएं, क्योंकि समस्याएं कौन पैदा करता है, मनुष्य, और समस्याओं को हल कौन करता है, मनुष्य। तो जब मनुष्य की क्वालिटी अच्छी होगी, सुधरेगी, तो समस्याओं का समाधान भी होगा। बिना मनुष्य को सुधारे हम समस्याओं को सुधार नहीं पाएंगे, समाज को सुधार नहीं पाएंगे। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यही एक दिशा धारा है जिस पर कार्य करना होगा। आइए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, और इस विचारधारा को आगे फैलाते रहें, बढ़ाते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।